हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर हमने कवर किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के अबाउट किया था कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सेल होता है वो कैसे होता है, एबीसी के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है, ये हमने बात कर ली थी। ए स्टैंड फॉर एनोड, बी स्टैंड फॉर बेरिस्टा और सी स्टैंड फॉर कैथोड। क्लियर है। अब हमें ये भी पता था कि भाई हमारा जो एनोड होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है दोस्तों। और कैथोड पर क्या होता है हमारा, रिडक्शन। क्या ये बात सभी को पता है? ये बात याद भी होगा आपको। एनोड की जो रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन मैंने कंसीडर की थी, जेड से Z+2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन खाकर वो क्या कर लेगा, कन्वर्ट। क्या ये यहां तक सभी को बात क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेल को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सेल का लिखने का जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है। हमें ये पता है कि एबीसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एबीसीडी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो मैं सीधा ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ डेनियल सेल का। डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में हमें पता है कि एनोड जो होता है वो जिंक होता है, और कैथोड जो होता है हमारा कॉपर होता है। ये याद रखना है। मैंने तो डेनियल सेल के लिए बताया था आपको, ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए याद रखना है, और क्या निकल कैडमियम के लिए याद। एनोड कौन सा होगा, कैथोड क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। तो मुझे ये पता चल गया, अब मैं सेल लिखता हूँ। सेल कैसे लिखूंगा कि भाई सबसे पहले एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो मेरे पास अगर जिंक की मेटल है तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है, ये मेरी क्या हो गई, एनोड होगी। अब मैंने ये क्या लगा दिया, ये मेरा हो गया सॉल्ट ब्रिज। अगर डबल डबल डंडे आपको दिख रहा है तो वो क्या होगा हमारा, सॉल्ट ब्रिज। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे क्या लिखना है, सी मतलब कैथोड, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या हो जाएगा, 2+, क्या बन जाएगा ये क्या होगा, एक्वस फेज में होगा। ये भी क्या होगा, एक्वस फेज। और ये क्या होगा, सॉलिड में होगा, और ये भी क्या होगा हमारा, सॉलिड में होगा। एक बार थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं जिससे ज्यादा समझ में आए। जिंक सॉलिड में, इसी का ही क्या होगा, जिंक 2+ एक्वस फॉर्म में होगा ये। फिर हमने सोल्ट ब्रिज लिखा। सोल्ट ब्रिज के बाद कॉपर 2+, क्योंकि इसका रिडक्शन होगा। ये किस में होगा, एक्वस में होगा। फिर क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड। कुछ इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, सेल को लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? और सबसे लास्ट में हम ई नोट सेल, कि भाई उस सेल का ई नोट कितना हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये हम सेल को कुछ इस तरीके से, यहां से, अरे यार, पूरा ही लिखते हैं सेल को हम इस तरीके से। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बोला था आपको, अगर आपको याद हो। एक बात वो ये थी कि मैंने ये बोला था कि एनोड पर हमारे पास जो जिंक था, और फिर उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में मैंने आपको बोला था कि उसी मेटल का सॉल्यूशन लेना है, उसी मेटल का सॉल्ट लेना है। ऐसा क्यों बोला था, उसका रीजन आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ये बीकर है। ठीक है, और ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड। मैं जनरली एनोडिक कंपार्टमेंट ही लेके चलूंगा। आप अंडरस्टूड हो जाना कि कैथोडिक कंपार्टमेंट भी हम ले सकते हैं। क्लियर है। ये मेरी क्या हो गई, एक एनोड, मतलब एनोड हो गई। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्वस ZnSO। क्लियर है, यही हमने बात करी थी। और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, ये वोल्टामेट्री से कनेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब मान लो कि अगर मैंने चेंज कर दिया, इसी को मैंने लिया, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब यहां से इस बार जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो मैंने कॉपर, कॉपर सल्फेट ले लिया। ये क्या होगा, एक्वा फॉर्म में होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से तो हमें पता है कि रिएक्शन क्या थी, फेवरेबल थी। अब क्या होगा, अब होता है दोस्तों
यहां से जिंक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जिंक है। क्लियर है। और एनोड क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि अब रिएक्शन होगी क्या, अब रिएक्शन होगी? तो कहने आंसर है नहीं, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं है। उसका रीजन हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया है इसीलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, तो उसको ध्यान रखना है। वो बहुत सारी चीजों को कंक्लूड करके हमें बातें बताता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताएगा कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा, कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा किसको नहीं रिप्लेस करेगा। ये बात समझ में आया। वो ये भी बताता है कि मेरा एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। तो अभी तक पिक्चर मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का। आज का टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, आपने इलेक्ट्रोड पढ़ा, क्लियर। इलेक्ट्रोड में हमारे पास एक एनोड थी और एक क्या था दोस्तों, कैथोड थी। क्लियर। अब इनका एनोड है और कैथोड है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि यार इनका भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, इनका भी तो कुछ पोटेंशियल होगा ना, और इसका भी, कैथोड का भी कुछ पोटेंशियल होगा। हाँ कि ना। अब इनका अगर खुद का पोटेंशियल होगा, पहला क्वेश्चन तो ये आता है पोटेंशियल क्यों होगा। पोटेंशियल इसीलिए होगा क्योंकि रिएक्शन तो चल रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है ना, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल आ सकता है। अब पोटेंशियल आ जाएगा तो मुझे ये पता है कि अगर एनोड का पोटेंशियल होगा तो उसको मैं एनोड पोटेंशियल बोल सकता हूँ, और कैथोड पर होगा तो कैथोड पोटेंशियल। या उसको और अच्छे से लिखा जाए तो यहां मैं अगर इसको कैटेगराइज अभी नहीं करता हूं, अभी आप बस इतना याद रखो कि जो एनोड है कैथोड है, यहां पर क्या हो सकता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, सिंस यहां पर हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। क्लियर है। तो मैं यहां ये लिख देता हूं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो पोटेंशियल होगा या जो पोटेंशियल्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, डेफिनेशन आप खुद ही लिख लोगे। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। इसका कलर चेंज करते हैं अपन। ठीक है, ये मेरा एक कंपार्टमेंट है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो कंपार्टमेंट होगा वो कौन सा होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट। आप चाहो तो कैथोडिक कंपार्टमेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसको कोई सा भी एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरी क्या है, कैथोड। सॉलिड है तो मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। क्लियर है, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन किसका होगा, इसी में। ये मेरी एनोड है। ठीक है, एनोड कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, किसमें होता है, कैल्विनिक सेल। क्लियर है दोस्तों। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये बात आपको पता चल गई होगी। और एनोड किसकी है, जिंक की है। इसका जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है वो किसका है, जिंक सल्फेट। यहाँ बोल सकता हूँ एक्वस। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ से एक वोल्टामीटर है वो कनेक्ट हो जाएगा, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में होगा। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि क्या है मुद्दा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। मुझे इतना तो पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। क्लियर है। अब वो पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ, मेन ये है। आपको ये पता है कि हमारे पास जिंक थी,
ठीक है। यहाँ पर जिंक था। जिंक का काम क्या होता है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, और दो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पर अंदर आता जाएगा, क्योंकि ये टूटता जाएगा। क्लियर है? इस यहाँ पर क्या होगा, Zn2+ आइन होंगे, और SO4 2 नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब लॉजिक से सोचो कि अब मैं अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूं, मैं अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो सॉल्यूशन में है क्या? सॉल्यूशन में आपके पास, हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन था, ZnSO4 था। ये टूट रहा होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये Zn2+ एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। अभी तक मैं कुछ भी ऐड नहीं किया हूं, मेरे पास एक कंपार्टमेंट था जिसमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन था। सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से पानी में रहा है, कुछ पानी में इस तरीके से रहा होगा। अब उसके बाद जब मैंने मेटल को प्लेस किया या डिप्ड किया, अंदर मैंने उसको इंसर्ट किया या डिप्ड किया, तब होगा क्या, तब ये जो मेटल है, मेटल क्या करेगा, ये जो आइंस है पॉजिटिव आइंस बढ़ेंगे। हाँ कि ना? अगर मैं ये बोलूं कि भाई स्टार्टिंग में अगर ये 100 आइंस है, तो ये भी 100 रहे होंगे। हाँ कि ना? अब थोड़ी देर बाद जैसे ही मेटल आया, आफ्टर मेटल, आफ्टर एडिंग मेटल, एडिंग इसमें डिप्ट लिख देते हैं, जो भी है चलो छोड़ो, लिखने की। जब हमने मेटल को अंदर डिप्ड किया, तब होगा क्या, कि जो पॉजिटिव आयन है Zn2 के, वो बढ़ गए होंगे 100 से। मान लो कि लेट से 120 हो गए होंगे। जितने भी हुआ, मैं एक नंबर में लेके चल रहा हूँ कि जब हमने मेटल को प्लेस कर दिया, तो हमारा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बढ़ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा सॉल्यूशन होगा, जो मेरा सॉल्यूशन होगा दोस्तों, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ कि ना? पॉजिटिव होगा। और ये जो मेटल है, मेटल पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल्स होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये यहां पर नेगेटिव है, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पर क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ। और चार्ज सेपरेशन जो हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, हाँ तो दोस्तों सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि भाई हमारे पास जब हमने मेटल को डिप्ट किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन में Z+2 थे, मतलब जो पॉजिटिव था वो इंक्रीज हो गया था, 100 से 120 हो गया था। मैंने एक नंबर कंसीडर किया हुआ था। तब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था, इट बिकम पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रोड थी वो नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुए, यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ, तो उस चार्ज से जो हमें पोटेंशियल मिला, उस पोटेंशियल को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि जो पोटेंशियल मिल रहा है, पोटेंशियल मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल मिला, वो कहां पर मिला, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था दोस्तों, वो कहाँ था, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन। यहां पर मैं और तरीके से लिख देता हूं, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, जो भी पोटेंशियल अपने को मिला वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हो सकता है, होता है। और दूसरे शब्दों में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जो भी इलेक्ट्रोड है, वहां से उसकी एक इलेक्ट्रोड की एबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना या गेन करना, तो वहां से जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिलेगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई दोस्तों? आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टाइप भी होगा, जैसा कि मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया था, कि ये वाली, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इससे और क्लियर है, इसको यहाँ ले। ठीक है। तो हमने ये बात किया था भाई, कि हमारे पास क्या था, एनोड है, एनोड पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। कैथोड है, वहां पर पोटेंशियल जनरेट, दोनों पर पोटेंशियल जनरेट होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो एनोड है,
एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे मैं क्या बोल सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ की ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली कैथोड होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा तो यहाँ पर, एक मिनट, ये दो दो, हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो अब बात ये है कि हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ई से। ई से डिनोट। क्या ये आपको समझ में आई? हमेशा कंफ्यूजन रहता है यार, ई क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ये सारी हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारा ई होगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहां से जो भी इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई। क्लियर है दोस्तों? तो अभी तक हमने जो बात किया वो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली थी। अब हम आगे बात करेंगे, एक स्लाइड में ऐड करता हूं। हाँ। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। क्लियर है? जिसे हमने क्या बोला, ई बोला। ये दो टाइप का हो सकता है। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और क्या हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? यहां पर ही मैं फिर एक सेल लेता हूं, उस सेल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो पॉइंट ये है, ये मेरा एनोडिक कंपार्टमेंट है। ठीक है, यहां पर क्या होगी, मेरी एक इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, तो यहां से ये कनेक्टेड होगा। यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा। तो अब होगा क्या इसमें भाई, इसको एक और बार लिखता हूं मैं। तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो होगा क्या कि भाई अपने पास ये एनोडिक कंपार्टमेंट है। एनोडिक कंपार्टमेंट। तो यहां पर जो रिएक्शन चल रही होगी, अगर जिंक का है तो जिंक क्या हो जाएगा, 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। क्लियर है? इसकी वजह से हमें एक पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसका जो पोटेंशियल, मान लो जब ये एनोडिक कंपार्टमेंट में है, इसका जो पोटेंशियल होगा वो मेरा, मैं ये मान के चल रहा हूं, ई पोटेंशियल जो होगा, मान लो इसका एक्स आया, एक्स बी आया। मैंने क्या बोला, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है, एक्स बी आया। अब इसको मैं अगर इसको कैथोडिक कंपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दूं, इसी मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रोड है वो सेम सेम, इलेक्ट्रोड जो है वो सेम है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, जिंक की है। और यहाँ पर भी, चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, सेम है। इसको मैंने क्या बना दिया, कैथोड में बना दिया। इसी को मैंने कैथोड में बना दिया, और ये यहाँ से कैसे, वोल्टामेट्री से कनेक्ट। क्लियर है ये चीज? अब होगा क्या, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड जिंक का है। अब अगर ये कैथोड बन चुका है तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी कि जिंक 2+ होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन खा लेगा, और दो इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Zn में कन्वर्ट हो गया तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हाँ कि ना? और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस का। क्या होगा दोस्तों, माइनस का होगा। तो यहां से ये कंक्लूड करके पॉइंट निकला कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है, या आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आपको बस क्या चेंज करना है, साइन चेंज। क्या ये आपको समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि भाई हमारे पास ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस के ई रिडक्शन। क्या ये आपको समझ में आई? ये है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम था, इसमें हमने बात की। क्लियर है? अब दूसरी हम बात करेंगे,
अच्छा, एक पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, अब हम बात करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल देख लिया। अब मैं इसकी बात करूं कि हम मेजर कैसे करेंगे। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, तो वो क्या होगा? या ये बोल सकते हैं कि हेडिंग अगर हम डालें तो यहां पर क्या बोलते हैं, मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते? कैसे करोगे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, मेन बात ये है, कैसे करोगे? देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो आपको जो लग रहा है यार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो चाहिए। बाई डेफिनेशन हमें ये समझ में आता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो सेपरेशन हुआ और जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो अब मैं कर क्या सकता हूँ, यहां से सीधा कर दूं यार कि ऐसा यार कि मतलब तिकड़म लगा के यार कि बिना किसी के हेल्प के मैं उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूं? तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूं, तो क्या होता है, नॉट पॉसिबल। आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपको दिमाग में ही रख। इसका एग्जाम्पल अगर सोचना चाहो तो इस तरीके से सोच सकते हो कि आप कंपटीशन की तैयारी दे रहे हो कि कोई भी कंपटीशन की आप एग्जाम वगैरह दोगे, तो वहां पर क्या होगा? अब आप आपका एक सपना रहता है यार कि अपने को सिलेक्शन चाहिए। अब आप ये बोल रहे हो सर मैं पढ़ने में तो तेज हूँ, पर मैं क्या करूंगा, थ्योरी को पढ़ूंगा। ठीक है, अब आप अगर थ्योरी को पढ़ के, क्या आपको लगता है थ्योरी को पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो आपको लगेगा नहीं यार, कि उसके लिए न्यूमेरिकल करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल प्लस स्टडी, तो वहां से मेरा सिलेक्शन पक्का है। होगा कि नहीं? सिमिलरली यहां पर होता है कि जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी की सहायता की जरूरत होती है। क्या ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम जो इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं, इसके लिए हम जो इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं, तो हम क्या लेके चलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन कैलकुलेट कैन बी कैलकुलेटेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस बाय रेफरेंस। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड जनरल, हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं कि हमें उसका पोटेंशियल मिल जाए। अब आप सोचो यार कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यार मैं कोई सा भी एक इलेक्ट्रोड दूसरा ले लूं, अगर मेरे पास एनोडिक कंपार्टमेंट है, मुझे अगर सेल का पोटेंशियल चाहिए या उसका पोटेंशियल चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, एक दूसरा सेल कैथोडिक कंपार्टमेंट लाऊं, उसको जोड़ दूं, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया, और उस सेल के थ्रू मैं कैलकुलेट कर लूं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब आपके पास एक कंपार्टमेंट ये है, ये है, और आपने ये एक और दूसरा लेकर आ गए। अब आपने क्या कर लिया कि इधर एक एनोड ले आए, इधर आप कैथोड ले आए। इधर एनोड पक्का है अपना, जिंक है, और इधर क्या है, कोई सा भी मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता। फिर आपने यहाँ ये वोल्टामेट्री, ये यहाँ, फिर आपने ये इसको जोड़ दिया, यहाँ पर ये सॉल्यूशन होगा। अब आप बोलोगे यार अपन तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे ना दोस्तों, तब आप क्या होगा, इफ अगर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं होगा, तब क्या होगा, जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा ना, जो यहाँ मिल रहा होगा, वो इसका नहीं होगा, वो इसका भी होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाओगे ना दोस्तों, तो आप इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते। इंडिविजुअल नहीं, आपको एक कंप्लीट सेल तो चाहिए होगा, पर कंप्लीट सेल में जो दूसरा सेल होगा वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही होना चाहिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जो खास बात होती है, या जो भी इसी का जो टाइप होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसमें बात ये होती है कि उसका खुद का पोटेंशियल नहीं होता। उसका खुद का पोटेंशियल नहीं होता है। इफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं यूज किया है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वो इसका और इसका दोनों का मिक्सअप करके मिल रहा होगा। मुझे इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं मिल रहा होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे एक पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहिए होगा, मतलब एक एनोडिक कंपार्टमेंट, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट, दोनों कनेक्टेड होने चाहिए, तभी तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि हमारा इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है वो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता चाहिए होती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं। क्या ये आपको बात समझ में आई दोस्तों? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी हुआ होगा।
कि क्यों हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी। क्लियर है? अब मैं अगर ये बात करूं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी होगी हमारी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CSH। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? शी की सहायता चाहिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अच्छा, इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात ये होती है कि इनका खुद का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं whose potential is 0 वोल्ट। इसीलिए हम इसकी सहायता लेते हैं, क्योंकि ये पूरे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट आपके पास दोनों है। यहाँ पर एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट है दोस्तों। इस बार अगर इसको कनेक्ट आपने किया इससे, तो इसका तो पोटेंशियल आएगा ही नहीं। मतलब ये अगर मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के चलूं, तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो अब जो पोटेंशियल यहां मिल रहा होगा वो किसका होगा? इसका। क्या मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया? क्या आपको समझ में आई चीजें कि क्यों हम सी की जरूरत पड़ती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की क्यों जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों हमें जरूरत पड़ता है? इसी का, इस देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो गया? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया। इसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। क्या एक और भी कोई एग्जाम्पल है जिसका पोटेंशियल जीरो होता है? तो आपको याद आ रहा होगा। कौन सा? याद करो, गैस आयन वाला, जिसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो आप चाहो वो भी लो, पर हम रेफरेंस ये मान के चलते हैं। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये जो पूरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो पूरा क्लियर हुआ। क्या ये बात समझ में आया? तो इसके लिए ये पॉइंट तो आपके पास हो गया। ये एक और पॉइंट लिख दो कि नीड रिक्वायर्ड या नीड कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट एक पूरा कंप्लीट सेल चाहिए, और एक पार्ट का 0 वोल्ट अपन कैलकुलेट। ठीक है। अब बात ये है कि ये यहां पर जो हमें पोटेंशियल मिला, यहां पर जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो कैसे मिलेगा? मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किस में होगा? ऑक्सीडेशन में मिलेगा या रिडक्शन में मिलेगा, कि दोनों में मिलेगा? सोचो। हमेशा याद रखना कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, यहां पर और क्लियर करके, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसको थोड़ा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो ऑक्सीडेशन में होगा कि रिडक्शन में होगा? तो ये दिमाग में रखना है, ऑलवेज किस में होगा? ऑक्सीडेशन में नहीं होगा। किस में होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जितना भी आपके पास डेटा आ रहा है ना, जितना भी आपके पास डेटा आएगा वो किस में आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? इसीलिए यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है, यहां से हमारे पास क्या मिलती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो डेटा गिवन होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? गिवन होता है। ना ही वो ऑक्सीडेशन में होगा, ना ही ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप ये बात समझ में आई होगी। और यहीं से ही क्या होता है? अब देखो, इलेक्ट्रोड है। अब मैंने क्या किया था? डेनियल सेल किया हुआ था, जिसमें एनोड क्या था अपने पास? जिंक का था, और कैथोड क्या था अपने पास? कॉपर का था। इनका खुद का वैल्यू होगा 0.74 समथिंग कुछ होता है, माइनस के। ये इसका खुद का पोटेंशियल होता है, इनके खुद के। अब इनको दूसरी अगर कोई मेटल आ जाए, दूसरी अगर इलेक्ट्रोड ले लूं मैं, और तब क्या होगा? तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल लाइन लिए गए हैं, उनके पोटेंशियल्स को एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम वही टेबल की बात करेंगे। मैंने एनसीईआरटी से पूरा डेटा उठाया हुआ है रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो आई होप ये यहां तक तो क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, और हमें सी की आवश्यकता क्यों होती। ठीक है दोस्तों। आगे चलो। तो ये टेबल एनसीईआरटी से है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो टेबल है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है।
तो अपने पास यहाँ से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। अच्छा, मैंने आपको ई नॉट नहीं बताया है ना। मैं पहले ई नॉट बता देता हूँ आपको, फिर अपन बात करेंगे, और सी क्या होता है फिर अपन बात करेंगे। क्लियर है? तो इससे पहले अपन स्लाइड ऐड करते हैं, क्योंकि आपने अभी तक ई नॉट पढ़ा नहीं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करी थी। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या था? सी था, जो क्या था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, जिसे हमने क्या बोला था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी। क्लियर? इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। एक बीकर बना लेते हैं अपनी फट से। ठीक है। अब इसमें इसमें टर्म जो ऐड हुआ, देखो यहाँ पर टर्म हुआ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। तो सी से पहले मुझे लगता है कि आप एक और पॉइंट, ये इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं। अपन बात करेंगे उससे पहले, हमने ई देखा था, हम अभी तक ई देख कर आए हैं। ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपका पूरा फ्लो ना बिगड़े, पूरा आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे फ्लो चल रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारा जो ई नॉट होगा, ई नॉट क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है ये दोस्तों? अब होता क्या है इन दोनों में? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है इन दोनों में कि आपके पास एक कंपार्टमेंट है, एनोडिक हो सकता है, कैथोडिक होगा, उससे अपने को मतलब। क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड। कोई सा भी हो सकता है, अपने को उससे कोई लेना देना है। यहाँ से ये कनेक्टेड होगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होगा? सॉल्यूशन। क्लियर है? अब होता क्या है, अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, इफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, या इसका जो प्रेशर है वो 1 बार है। मैंने क्या बोला? जो सॉल्यूशन है कंपार्टमेंट में, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा, या वहां से जो हमें मिलेगा पोटेंशियल, वो क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां से क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ई। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यही अगर कॉन्सेंट्रेशन ना हो, इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं किया था, उसमें मैंने ये बोला था कि सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। अब अगर वो सॉल्ट सॉल्यूशन 1 मोलर हो जाता है तो वो स्टैंडर्ड लगाएंगे, अब वो अगर 1 मोलर की इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? नॉर्मल है। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसमें जो सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मोलरिटी होगी, नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, तो वो कैसा हो जाएगा? ई नॉट हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में होनी चाहिए? 1। और टेम्परेचर 25, और प्रेशर। क्या ये आपको समझ में आया? ये बस माइन्यूट से क्या है डिफरेंस। ई स्टैंडर्ड को ऑलवेज नॉट से हम रिप्रेजेंट करें। ये डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए था। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब आपको और क्लियर आएगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में ये तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर जितना भी सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा?
मोलर टी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 बार होगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 बार, 1 बार नहीं, 1। क्लियर है। और फिर टेम्परेचर 25, प्रेशर। तो ये बात क्लियर है आप सभी को। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगी, इलेक्ट्रोड से पहले यहाँ पर होता क्या है, आपके पास एक ट्यूब होगी। ठीक है। अब ट्यूब में क्या होगा, तो यहां से H2 गैस क्या करेगी, एंटर करेगी, हाइड्रोजन गैस अंदर की तरफ चलेगी। अब इसमें जो हमारे पास वायर होता है, वो वायर होता है प्लेट। वायर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्लेट। उसका कलर चेंज हो रहा है। वायर जो होगा वो हमारा प्लेटिनम का होगा। कोई सा भी ले लो, ये वायर ले लिया मैंने, प्लेटिनम का होगा। और नीचे जो ब्लॉक है वो भी हमारा क्या है, प्लेटिनम। क्लियर है। ये हमारा क्या होता है, प्लेटिनम ब्लॉक। क्लियर है। और ये हमारा क्या होता है, पीटी वायर। अच्छा, प्लेटिनम का क्यों लिया गया है, क्या कुछ समझ में आता है आपको, क्यों मतलब ऐसा, क्यों जरूरत पड़ गई हमें प्लेटिनम की? प्लेटिनम की जो खास बात होती है वो ये बात होती है कि क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड होती है वो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। मतलब वो रिएक्ट नहीं करता। सॉल्यूशन में कहीं भी पड़ा हो, कोई लेना देना नहीं, अपन पढ़े हैं तो पढ़े हैं। ठीक है, मतलब इनर्ट बिहेवियर होता है इसका। ठीक है। इनर्ट बिहेवियर होगा तो अपने को दिक्कत भी नहीं। और ये क्या होता है, एकदम मस्त कंडक्टिंग होता है, एकदम प्लेटिनम वायर होता है। और ये किससे कनेक्टेड हो जाता है, करेक्ट, तब वो। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर मैं आपसे रिएक्शन लिख, मैं अगर ये बोलूं कि बताओ यार, यहाँ पर जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तब होगा क्या। तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर H2 है तो H प्लस आइन होगा। तो एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन मुझे दिखाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि H2 से H प्लस, ये मेरा एनोड होगा। और कैथोड क्या होगा कि H प्लस से H2। क्या ये समझ में आया आपको? और इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सर, जीरो। इसका भी क्या होगा, जीरो। अभी तो पढ़ के आए हैं, ये क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। और ये अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, इसका खुद का वोल्ट, वोल्टेज खुद का वोल्ट होगा ही, वोल्टेज होगा ही। क्या ये आपको समझ में आया? प्लेटिनम वायर इसमें लेते हैं क्योंकि इसमें खुद रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है दोस्तों? तो ये पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम इसकी सीरीज की बात करेंगे। हम सीरीज में क्या होता है, यहां से ये सीरीज आपको दिख रही होगी। इस सीरीज में मैं आपको जो जो बता रहा हूँ बस वो याद रखना है, फालतू का नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि भाई ऊपर से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, अभी कलर ये ले लें। ठीक है। जब आप इसको हटाओ, ये एरो चाहिए। मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि जितना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन की टर्म में होगा। हाँ कि ना? मैं यहाँ ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किस में गिवन होगा, गिवन रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये बात क्लियर है आपको? सर सही बात है। अब आप चेक करो, आप ये चेक करो, हमारे पास जो हाइड्रोजन अभी हम पढ़ के आए हैं, ये वाला, रेड कलर, ये जो सेल है, ये जितना आप देख रहे हो H प्लस से, ये इसका कितना है, 0 वोल्ट है। ये कितना है दोस्तों, 0 वोल्ट। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की बात होगी जिसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब यहां से ऊपर जाओगे तो आप देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। हाँ कि ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और यहां से अगर नीचे जाओगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है? जीरो से हमने बात करी। और जितने भी अगर आप देखोगे सारा रिडक्शन में कैसे, कि F2 नेगेटिव मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर कितना आ गया, -1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाया है, और इलेक्ट्रॉन को खाना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ है कि भाई देखो,
कैल्शियम था, दो पॉजिटिव चार्ज था, दो से कितना हो गया, जीरो पर आ गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खाया है और ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऊपर से नीचे आओगे, जो जितना भी मेटल्स है उनका जो डेटा है वो किस में दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपको क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आने पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि सर यहाँ पर एक हायर वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ एक नेगेटिव में वैल्यू, मैं यहाँ ये मेंशन करके कि सर जो हमारा F2 है, F2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव में 2.87 वोल्ट। क्लियर है, और यहाँ पर जो नीचे है लिथियम है, लिथियम प्लस, वो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल ही जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ माइनस के 3.0। मुझे इससे समझ में क्या आता है, मुझे ये समझ में आता है कि जो F2 है, F2 ने क्या किया हुआ है कि भाई पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन खाया हुआ है। मेटल, आपको क्या लगता है यार कि मेटल इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है, क्या मेटल इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है? आप बोलोगे नहीं, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आया, ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैं ऊपर वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकता हूँ और नीचे वाले को रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकता हूँ। आपके दिमाग में आएगा क्यों, ये आपको दिमाग में आएगा क्यों। मुझे ये समझ में आता है कि ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन खाया जा रहा है, और ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन खाया जा रहा है तो रिडक्शन ज्यादा है। ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन खाया जा रहा है और रिडक्शन क्या है, ज्यादा। और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग। क्या ये बात आपको समझ में आई? मुझे ये समझ में आता है कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, जो डेटा है वो रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने ये देखा कि ऊपर वाला जो फ्लोरीन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, और इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो मतलब वो रिडक्शन करना चाह रहा है। और जब वो रिडक्शन हुआ है तो उसका रिडक्शन, रिड्यूसिंग रिडक्शन पावर क्या होती है, ज्यादा होगी। कोई भी एलिमेंट जो रिड्यूस होना चाहता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? यहां से कुछ आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर है, तो हमें ये समझ में आया कि जैसे जैसे हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन से मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा तो मेरे पास रिडक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और रिडक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जाएगा। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो F2 है, F2 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो नीचे आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आपको पहला ये कंक्लूड करना आया? अब आप बोलोगे कि यार मेरे को पूरी टेबल याद करनी है, तो हाँ जी, आपको याद रखनी है अगर डेटा नहीं के पता। क्लियर है, यहां से मैं जो पॉइंट बताऊंगा आपको वो याद रखना है। पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है, दूसरा ये बोला जाएगा कि बताओ यार डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन का मतलब है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा। या ये आप बोलो कि अगर आपको ई नॉट वैल्यू पता है, तो कोई रिएक्शन जब होती है तो उसमें डायरेक्शन क्या होगी, ई नॉट के बिहाफ पर आप कैसे बोलोगे। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि जो हमारी इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड, एनोड पर कौन सा मेटल जाना चाहेगा। मान लो इसमें तो उसने रैंडम उठा के दे दिया और आपको डेटा दे दिया, ठीक है, उस डेटा में आपको पता है कि दोनों का रिडक्शन हो रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। तब आपसे पूछ लेगा बताओ कि एनोड पर कौन सा जाएगा, कैथोड पर कौन सा जाएगा। क्लियर है, और मैं ये बताकर आया हूं कि अगर कोई डेटा रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है तो मैं उसको नेगेटिव साइन लगाकर चेंज कर सकता हूँ, ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बात मैं आपको बताकर आया हूँ। क्लियर है दोस्तों, तो अब बस यही हम बात करेंगे सबसे पहले। हम जो बात करेंगे, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे पता चलेगा। तो आप ये दिमाग में रखना है
अभी मैं टेबल देख कर आया हूं कि उसमें जो हायर, टेबल देखो, ऊपर ये ई नॉट है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, F2 की है। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट, हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट किसमें, पॉजिटिव, हायर वैल्यू, तो वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब मैं ये बोल सकता हूं जितना ज्यादा ई नॉट पॉजिटिव में वैल्यू होगा दोस्तों, तो वो क्या करना चाहेगा, अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, और रिड्यूस करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या करना चाहेगा, ट्राइंग टू गेट ट्राई टू गेट रिड्यूस, ट्राई टू, अरे क्या क्या हो जाएगा, ट्राई टू गेट रिड्यूस। ठीक है, और जब वो रिड्यूस्ड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉप। क्लियर है। और यहां पर इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट ये हो जाएगा कि अगर मेरे पास लोअर वैल्यू आ जाए, लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट, लोअर वैल्यू अभी पता है नेगेटिव में होगी, तो वो क्या होगा, ट्राई टू गेट ऑक्सीडाइज, और कोई भी स्पीसीज अगर ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। क्या ये आपको कंक्लूड करना सीखे। अब मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन बोलूं कि भाई अगर हमारे पास फ्लोरीन है, एक ही एलिमेंट की अगर हम बात करें, कि मान लो कि मैं फ्लोरीन हेलोजन फैमिली में ही कंपैरिजन करना चाहता हूँ, कि मेरे पास एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, और कोई एक और मेटल उठा लो, आयोडीन है। बताओ ऑक्सीडाइजिंग, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको ये दिमाग रखना है, हायर पॉजिटिव वैल्यू देखनी है ई नोट की। तो अब मैं ये देखने गया कि मैं सबसे पहले चेक करने गया कि मेरा फ्लोरीन कहाँ है। तो फ्लोरीन ये देखने गया कि मेरा फ्लोरीन तो सबसे आसमान पर है। ब्रोमीन कहाँ है सर, ब्रोमीन तो अपना ये रहा। ठीक है, और क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन तो सर लापता है। आयोडीन तो ये दिख गया मुझे, और क्लोरीन नहीं कहीं तो, क्लोरीन को नहीं है, क्लोरीन हटाओ, होना तो नहीं चाहिए सर, ये रहा क्लोरीन। इन चार में तो मैंने बोला था कि अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट, और ये टेबल आपको याद रखना है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना है तो आपको ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा देखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको पता है कि फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन आ जाएगा पहले पर, दूसरे पर आ जाएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर अपने पास आयोडीन। तो यहां से हमारे पास जो ऑर्डर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या ये आपको समझ में आया, आई होप ये आपको समझ में आया। रिड्यूसिंग के लिए अब देखो यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, दो चार मेटल दे दी, नीट के हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा वो, जेई के हिसाब से ये है कि कोई रैंडम उठा कर दे देगा, फिर आपको ये फाइंड आउट। क्या ये बात आपको समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मैं अब इतना कैपेबल तो हो चुका हूं कि मुझे थोड़ा तो समझ में आया कि अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है, और मुझे अगर वो टेबल याद है, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा, मैं अगर बात करूं डायरेक्शन की, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी रिएक्शन की। जब रिएक्शन की डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन कैसे कैसे चलती है, तो उसमें आपको ये दिमाग में, डायरेक्शन की जब बात करी थी तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था, और वो एग्जाम्पल क्या था आपको याद होगा, सर याद तो नहीं है। वो एग्जाम्पल था कि मैंने जब कंपार्टमेंट बनाया था, उस कंपार्टमेंट में मैंने ये बोला था कि मेरे पास जिंक की एक मेटल है, मेरे पास जिंक का क्या है, एक मेटल। ठीक है, अब जिंक का मेटल है, यहाँ पर मैंने दूसरा क्या कर लिया था, कॉपर सल्फेट ले लिया, और ये क्या था, जिंक। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज था कि भाई कॉपर भी तो रिड्यूस हो सकता है ना, अगर ये कंपार्टमेंट है तो ये, और ये भी तो हो सकता है ना कि मान लो
कि एनोड पर जिंक जो है वो जिंक 2+ में जा रहा है। ठीक है, एक तो तरीका ये था। दूसरा ये था कि भाई कॉपर जो था वो कॉपर में जा रहा था। ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा ये है कि अगर जिंक है तो कॉपर भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, और जिंक क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ऐसा होता नहीं। ये होता नहीं है, ये होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कोई भी रिएक्शन अगर मेरे को फेवरेबल बनानी है तो वो कहाँ चलता है, लोअर ई नॉट वैल्यू से हायर ई नॉट वैल्यू की तरफ हो जाता है। लोअर से हायर ई नॉट वैल्यू की तरफ वो मूव करता है। तो मुझे यहाँ पर क्या देखना होगा कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के लिए मेरे पास दो कैंडिडेट थे। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर रिडक्शन है। मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये बोला दोस्तों कि मेरे पास क्या है, रिडक्शन के लिए दो कैंडिडेट थे। एक तो कॉपर 2+ है और दूसरा क्या है, जिंक 2+। मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल का डेटा है, मैं याद करके बैठा हूं कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। मुझे बस यही चेक करना है। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास कैथोड है। ठीक है, वो पूरा डेटा जो है वो रिडक्शन का है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन का होता है। तो जो ज्यादा वैल्यू होगा वो वहां पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर अपने को कैथोड पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करने आए। और चेक करने पे हम ये देखने गए कि भाई कोई बढ़िया सा कलर मिल जाए पहले। ये कलर लेते हैं। अपने को दो चाहिए। जिंक 2+ कहाँ गया? जिंक ये रहा। क्लियर है? इसका जो वैल्यू है वो कितना है, नेगेटिव में माइनस, -0.76। और अपना वो कहाँ गया, कॉपर? कॉपर प्लस है, ये कॉपर 2 की है। कॉपर 2 का जो वैल्यू है वो 0.34। अब आप खुद देखो ना यार। अब आप खुद देखो। आप तो ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि कौन किधर जा रहा है। रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा। अब मैं ये नहीं ले सकता कि अगर जो रिडक्शन के लिए किसी को भी पहुंचा दूं। नहीं। तो यहां पर ये क्लियरली समझ में आया कि मेरे पास यहां से देखोगे तो जिंक का क्या है, नेगेटिव है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जा रहा है, ये कितना है, पॉजिटिव है। और रिडक्शन पोटेंशियल में जब जाओगे, मैंने ये बताया था, ऊपर से जब नीचे आओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो वो जाना चाहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से ये फिनोमेना नहीं होता है। ये जिंक का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन। कैथोड मतलब कॉपर का रिडक्शन। कॉपर क्यों हुआ? क्योंकि उसका हमने डेटा। क्या ये आपको समझ में आया दोस्तों? तो हमने दो चीजें सीखी। तीसरा, डिफाइन करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तीसरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल तो अपने को देख लिया है। अब हम तीसरा जो जज करेंगे वो करेंगे अपन आइडेंटिफाई। यहाँ पर हम बात करेंगे आइडेंटिफाई एनोड एंड, कि कौन एनोड पर जाएगा कौन कैथोड पर जाएगा। ठीक है, तो मैं तो बस ये बोलूंगा आपको। इसके लिए आप बस सिंपल ये याद रखो। आपको ये पता है कि एनोड है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हायर वैल्यू जो भी होगी ऑक्सीडेशन, वो कहाँ चला जाएगा, एनोड। और वो जो कैथोड होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन होगा तो हमें ये बोलूंगा जो भी हायर वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, कैथोड चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां से केसेस बनते हैं बहुत सारे। पहला तो केस ये बन जाएगा, केस वन। ठीक है, मान लो कि मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल में ई नॉट गिवन है, x2 से x रिडक्शन पोटेंशियल भी है। ठीक है, अब x2 से x है, इसकी वैल्यूज दी, अब कौन रैंडम मान के चलो। ठीक है, अब एक दूसरा ई नॉट है कि y2+ से y बन रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, उसका 0.3 है, हो गया। तीसरा है कि ई नॉट देते z2+ से z है, और ये इसका कहना है 0.5। ये, अब आपको तो ये डिसाइड करना है। यहाँ पर तो तीन है, तीन का कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे ये हटा दूं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहां से अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन, आप सोचो। और तो मैंने अभी ये बताया था कि भाई जब आपको डेटा रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखा हो, ये कहता है रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, ये भी क्या है, आरपी दे रखा है।
तो उस केस में आपको डिसाइड करेगा एनोड पर कौन जाता है, भाई ऑक्सीडेशन वाला जाता है, और कैथोड पर कौन सा जाता है। तो मैंने रिडक्शन का देखा, रिडक्शन का डेटा गिवन था, हायर वैल्यू भी इसकी थी वाई की थी, तो मैं ये बोल सकता हूँ वाई अपना कहाँ जाएगा, रिडक्शन होगा, और एक्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ में आ गई। और इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखवाऊं तो रिएक्शन क्या है, अब तो आप होशियार हो, तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा होगा तब कैसे रही होगी, रिएक्शन जो होगा मुझे पता है एक्स से X2+ बनेगा, या जो भी इलेक्ट्रॉन, मैं दो ही मान के चलता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन खाया, ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका जो E0 ये गिवन था वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में 2 वोल्ट। क्या ये आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये आपको समझ में आया दोस्तों, कि बात क्या चल रही है। अब जो इसका डेटा होगा वो क्या हो गया होगा, -के 0 पॉइंट, और इसकी अगर मैं कैथोड पर रिएक्शन लिखना चाहूं तो मेरे पास Y2+ होगा, दो इलेक्ट्रॉन खाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन खा के वाई में कन्वर्ट होगा, और इसका जो ई वैल्यू होगा वो पॉइंट सेम। क्या आपको यहां से एनोड और कैथोड पता चला, कैसे डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड नहीं करना है। अब मान लो कि अब ये आ जाए कि भाई एक ऑक्सीडेशन दे रखा है, एक का रिडक्शन दे रखा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो ज्यादा वैल्यू वो ऑक्सीडेशन, वो रिडक्शन। क्लियर है। अब यही एक और दूसरा केस हो सकता है कि भाई यहाँ पर रिडक्शन दे रखा है, दूसरे केस में वो दे दे केस 2 में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो हाँ, फिर वही बात आ जाएगी, जो हायर वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास एनोड पर चला जाएगा, उसका नेगेटिव चेंज ऑफ नेगेटिव साइन वो क्या चला जाएगा red। क्या यहां तक बात क्लियर है। तो ये सारी जो बातें थी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। ठीक है। अभी मैं देखो आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया होगा ये आपके लिए, थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ इसको, थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प। देखो, आज की क्लास में जो मेन था वो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ कि नहीं। अभी तक मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, हाँ कि ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई से, और किससे करते हैं, ई से। ई जो होता है वो हमारा नॉर्मली होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नोट जब आ जाए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हमने ये बात करा था कि भाई इसी में ही हमने दो क्लासिफिकेशन किया था, वो जो क्लासिफिकेशन किया था हमने कि भाई एक जो ई नॉट या ई हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ई कैसा हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर है। और वही फिर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो जाएगा, और ई नॉट रिडक्शन। ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या बोला, मेजरमेंट की बात करी थी कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ई नॉट ईपी। क्या ये समझ में आ रहा है आपको। तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए था, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्यादा हेल्प रहेगा आपके लिए, ई हो गया, ई नॉट सेल हो गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए, या मेजर करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी थी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, हाँ कि ना। अभी तक हमने यही पढ़ा हुआ दोस्तों। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोड थी, सी। क्लियर है। अब सी में क्या था, इसका खुद का वोल्टेज होता नहीं है, तो दूसरे वाले का मुझे पूरा वोल्टेज मिलता है। क्या ये बात समझ में आई। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहां से हमारे पास जो डेटा मिलता है, जो एक, और इसके लिए पूरा हमें क्या चाहिए होगा, एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहिए होगा। क्लियर है। अब मैंने ये बोला था कि यहाँ पर जो भी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, यहाँ से जो डेटा मिलता है, यहाँ से जो वोल्टेज, यहाँ से जो पोटेंशियल मिलता है, वो किसमें होता है, गिवन रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर है। अब रिडक्शन पोटेंशियल में हमारे पास क्या आया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने ये देखा था, पॉइंट पहला ये निकाला था कि भाई हमने आइडेंटिफाई किया था, आइडेंटिफाई क्या किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। क्या ये बात क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई डायरेक्शन के ऊपर हमने बात किया था कि कहाँ से कहाँ होता है, तो हमें ये पता था कि लोअर से हाई ई नोट की वैल्यू बात करी थी। फिर हमने बात करा था तीसरा, एनोड कौन होगा, कैथोड।
यहां तक हमने इतना बात, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम जो बात करेंगे दोस्तों वो ये बात करेंगे, यहां पर मैं एक पेज ऐड करता हूं कि अब मुझे अगर ई नॉट सेल निकालना है तो मैं कैसे निकाल। ई नॉट तो आप समझ गए हो कि स्टैंडर्ड हो गया। तो अब यहां से आया कि मुझे अगर ई नॉट सेल निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो देखो, अगर आपको ये दिमाग में रखना है, यहां पे लिखता हूं, इफ बोथ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का जो डेटा है, बोथ इलेक्ट्रोड डेटा गिवन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, देन कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट कैसे निकालोगे आप। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन। क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब मान लो यार कि मैं तो एक ही फॉर्मूला लगाता हूँ, वो ये फॉर्मूला लगाता हूँ कि जब कुछ भी दिया हो, अपने को पता है एक ऑक्सीडेशन चाहिए, एक रिडक्शन चाहिए, तो जब ये ऐसा चाहिए होगा तो अपने को एक और फॉर्मूला आता है, ये वाला यूनिवर्सल, कभी कोई 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट रिडक्शन, वहां से उस सेल का आप ई नॉट कैलकुलेट। क्या ये बात समझ में आई? कभी कुछ झंझट नहीं पड़ेगा, आप ऑक्सीडेशन के लिए वो सेल देखो, डेटा देखो, पहले ऑक्सीडेशन सिलेक्ट कर लो कि ऑक्सीडेशन पर कौन सा जाएगा, दूसरा नेगेटिव चेंज करो वहां से आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोनों दिया हो रिडक्शन में तो आप ये दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हमने जो बात किया है वो ये बात किया हुआ है कि भाई, फिर हमने एक टर्म पढ़ा ई नॉट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हुआ होगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। कुछ भी अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज करवाऊँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।